मेरा नाम यासिर हनीफ है और हम आज चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मोशन से क्या मुराद है और रेस्ट का क्या मतलब है। तो ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहे हों उन्हें हम मोशन में कहते हैं, और वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे वो रेस्ट पर होंगे। मोशन और रेस्ट को बेहतर तरह से समझने के लिए हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन शामिल है। डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है? सिंपली डिस्प्लेसमेंट हम चेंज इन पोजीशन को लेते हैं, और किसी भी बॉडी की चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं इसमें ए पॉइंट पर जब वो था उसका टाइम जो था वो t1 था, जब वो बी तक आया तो उसने जो टाइम कवर किया है वो t2 है। अगर और जो टोटल टाइम इस इंटरवल में लगा है उसे हम डेल्टा t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर्स r2 माइनस r1 इज इक्वल टू d। अगर आप गौर से देखें तो इस डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस सिंपली जो है वो टोटल जो पाथ कवर है उसकी जो लेंथ है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, जबकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इससे आगे चलें तो हम वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी सिंपली रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन की जाती है। अब अगर आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे और उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमें कंप्लीट मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती, बल्कि ये तो सिर्फ टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम से हासिल की गई है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप हर पॉइंट के ऊपर जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट करें और आपको कंप्लीट मोशन की डिस्क्रिप्शन पता लगे, तो आपको एवरेज की बजाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगी, जिसमें हम टाइम इंटरवल को शॉर्ट से शॉर्ट कर लेते हैं ताकि एक्यूरेटली हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सके। और इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हम लिमिट ऐड कर देते हैं, और लिमिट जो है वो टाइम पर है कि जी आपने जो टाइम है वो कम से कम लेना है, यानी कि हर इंस्टेंट के ऊपर आप कैलकुलेशन करेंगे ताकि हम मुकम्मल तौर पे मोशन को स्टडी कर सकें। इसके अलावा अगर आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो क्या है जी? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन है। उसी तरह से सबसे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे, जिसमें टोटल चेंज इन वेलोसिटी को हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम पे। अगेन ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये हमें कंप्लीट मोशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन चाहिए, तो आपको जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा। अगेन हम टाइम पे लिमिट लगाएंगे कि जी टाइम शॉर्ट से शॉर्ट रखा जाए ताकि हम हर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकें। अब एक्सेलरेशन जैसे कि पहले बताया गया कि जी एक्सेलरेशन है जी हमारा टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज जो है वो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली भी आ सकता है और डायरेक्शन के लिहाज से भी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो स्पीड भी हमें देगी, क्योंकि अगर स्पीड में चेंज आएगा तो फिर भी हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा एक्सेलरेशन जो है वो हम डायरेक्शन के चेंज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन के लिहाज से चेंज हो रही है, कि जी वो राइटवर्ड जा रहा था और कुछ देर के बाद सेम स्पीड से लेकिन लेफ्टवर्ड की तरफ उसने टर्न ले लिया, और जो है वो अपवर्ड चला जाता है या डाउनवर्ड चला जाता है, यानी कि उसकी जैसे ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर भी जो है हमें एक्सेलरेशन जो है वो मिलेगा। इसके अलावा एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट हालत में है और वहां से यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 है और वो मूव करना शुरू करता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो चलता चलता रुक जाता है, ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी और वो रुक जाएगा। और इस वक्त
जब कोई ऑब्जेक्ट रुक रहा है तो उसका एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और ऐसे एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन जो है वो कहेंगे। इसके अलावा मोशन को मुकम्मल तौर पर स्टडी करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प लेते हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की मोशंस के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे जो ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सबसे पहले ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिंपली एक पिक्चर है जिसमें हम एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को और वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं। अब वेलोसिटी और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है वो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता लगता है। सबसे पहले अगर आप ए तस्वीर में देखें, ये जो ए आपको नजर आ रही है फिगर में, आपके पास ए बी सी डी, ये जो 4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं, इसमें सबसे पहले अगर आप ए को देखें तो ए जो है उसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू करता है, टाइम इंक्रीज होता चला जा रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही लेकिन टाइम बढ़ता चला जा रहा है। एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन जो है वो लास्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जो है वो हमें 0 है इस केस में। बी के केस में अगर आप देखें तो जो हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो टाइम के एक्सिस के साथ इंक्लाइन है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। टाइम के पास होते होते वेलोसिटी भी इंक्रीज करती चली जा रही है, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज है वो यूनिफॉर्म है। तो हमारे पास इस केस में क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज है वो यूनिफॉर्म। जबकि जो थर्ड हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सी वाला, अगर आप उसे देखें तो उसमें स्टार्ट में वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता 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 कम होती चली जा रही है टाइम के लिहाज से। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। बी में ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, जबकि सी केस के अंदर अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है। इसका मतलब है बी केस जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो सी केस है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जो डी ग्राफ है उसमें हमारे पास एक कर्व है और ये जो कर्व है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे लिए किस लिहाज से अहम है? क्या हम सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ को देखते ही सबसे पहले तो हम ये बता सकते हैं कि किस किस्म की मोशन हो रही है? इसके अलावा ये हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी देता है जिसमें एक्सेलरेशन शामिल है। हम इसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसे डिस्टेंस कवर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम स्लोप का इस्तेमाल करते हैं। स्लोप सिंपली हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी ढलवान। अगर आप ए फिगर को देखें तो ए फिगर में हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हॉरिजॉन्टल है, यानी कि उसकी जो ढलवान है वो 0 है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ये 0 होगा। लेकिन अगर आप बी में देखें तो कंटिन्यूसली जो है वो वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन जो स्लोप हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ की है वो यूनिफॉर्म है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जी इसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। सी के अंदर जो है वेलोसिटी कम हो रही है, स्लोप जो है वो नेगेटिव होगी, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा। जबकि डी के अंदर जो है हमारे पास एक कर्व है और कर्व के केस में हम हमेशा अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि कर्व हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? वो डिफरेंट होगा, वेरी करेगा। और इस वेरिएबल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमें इस कर्व पर जिस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन चाहिए हमें एक टेंजेंट ड्रा करना होगा, और उस टेंजेंट की उस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसके अलावा हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है? हमें हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके अंडर जो एरिया आ रहा है, जैसे अगर आप सी में देखें तो प्रोमिनेंट एक एरिया दिखाया गया है, तो जी इस ए से बी तक जो पॉइंट्स हैं उसके अंडर जो एरिया आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम बेसिकली दो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पहले हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं और वो हमें एक्सेलरेशन देगी। हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जो कि हमें डिस्टेंस कवर देगा। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। सिंपली एक सिंपल सा एमसीक्यू है, लेकिन आपने जरा गौर करना है। व्हेन अ मूविंग कार अप्लाइज ब्रेक्स बोथ ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर डैश टू ईच अदर। जी कहा यह गया है कि अगर एक चलती हुई कार जो है वो रुकती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ किस तरह से एक्ट कर रहे होंगे? पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एंटी पैरेलल होंगे या इंक्लाइन होंगे? तो जी ब्रेक्स अप्लाई की गई हैं, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है,
तो इसका ये मतलब है एक्सेलरेशन लाजमी तौर पे जो है वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसे हम यानी कि इस क्वेश्चन का जो ठीक आंसर है वो सी ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास एक और एमसीक्यू है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट डैश इवन इट्स डैश इज चेंजिंग, कि जी एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कौन सी चीज कांस्टेंट है जबकि उसकी दूसरी चीज चेंज हो सकती है। तो जी हमारे पास ऑप्शन है स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास बी ऑप्शन है जी वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड चेंज हो सकती है। तीसरी ऑप्शन है जी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी चेंज हो सकती है। और तीसरा जो है हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो बोथ ए और सी। इसमें भी अगर आप पहली ऑप्शन पे गौर करें तो जी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी वेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, ये ए ऑप्शन पॉसिबल है। लेकिन जल्दबाजी में आपने इस एक ही ऑप्शन को टिक नहीं कर देना, बल्कि गौर करना है, स्पेशली जब आपके पास ऑप्शंस में बोथ ए या सी या ए या बी की ऑप्शन मौजूद हो तो आपने लाजमी तौर पर थोड़ा पॉज करना है और देखना है कि कोई और ऑप्शन पॉसिबल तो नहीं है। जैसे कि यहां पर ए के साथ साथ सी ऑप्शन भी पॉसिबल है कि जी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है जबकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब किसी हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली जो है वो आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है अपवर्ड थ्रो करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा सेम रहेगा। तो जो इस एमसीक्यू का जो एक्चुअल आंसर है वो ए और सी दोनों होंगे, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो ठीक है।